नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगल। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंची हुई है और विकास दुबे के उज्जैन कनेक्शन की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उज्जैन से ही विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी और उसकी गिरफ्तारी के बाद से ही पूरा माहौल एकदम से परिवर्तित होता हुआ नजर आया था। महाकाल मंदिर से गैंगस्टर की गिरफ्तारी के बाद एकाएक पूरे देश में इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी के चर्चे शुरू हो गए थे। अब उज्जैन ये कैसे पहुंचा, किसके मदद से पहुंचा, किस साधन से पहुंचा, किन रास्तों से होता हुआ ये उज्जैन आया, उज्जैन तक पहुंचने पर क्या कहीं किसी ने भी इसे चेकिंग नहीं की, आखिर यहां अगर पहुंचा तो किसकी मदद इसे मिलती रही, कौन इसको हेल्प कर रहा था यहां छुपने में या रहने में, ये तमाम सवाल जो उठ रखे थे उनके जवाब तलाशने के लिए यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंची हुई है और उज्जैन में विकास दुबे के कनेक्शंस को खंगाला जाएगा। उनसे पूछताछ होगी, उनके बारे में जांच पड़ताल जुटाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद निगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, कल से ये टीम उज्जैन पहुंची हुई है, क्या अभी तक कहीं कोई पूछताछ हुई है, किसी तरह से कोई खुलासा होने की उम्मीद अभी नजर आ रही है? कहां अभी यूपी एसटीएफ की टीम ने छानबीन की है? बिल्कुल दीपेश, देखिए अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर तो यही आ रही है कि कल जो है ये यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंची है और अभी जो है महाकाल मंदिर जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। जहां पर महाकाल मंदिर में उसे धर दबोचा गया था, यहीं सबसे पहले वो जाएगी। संभवतः उन पुलिसकर्मियों और जो है गार्ड से वो बात कर सकती है कि आखिर वो कैसे उनके संपर्क में आया, कैसे उसकी पहचान हुई। इसके अलावा वो अपने साथ क्या क्या लाया था, इसकी भी बात की जा सकती है। पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो शराब कारोबारी का जो मैनेजर है, जिसको पुलिस ने अपने हिरासत में ले रखा है, उससे भी जाकर पुलिस जो है यूपी एसटीएफ जानकारी लेगी और उज्जैन से उसका क्या कनेक्शन है, वो कहाँ कहाँ यहाँ पर घूमता रहा, कब पहुंचा था, किसने इसकी सहायता करी यहाँ तक आने में, ये सब कुछ जो है जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी यूपी एसटीएफ। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। उधर विकास दुबे को चांटा मारने वाले पुलिसकर्मी ने सुरक्षा की मांग की है। पुलिसकर्मी विजय राठौर ने सुरक्षा की मांग की है। आज विजय आला अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाला है और इसी मसले को लेकर आवेदन भी देगा। तो ये बताया जा रहा है कि जिस पुलिस जवान ने चांटा विकास को मारा था वो अब थोड़ा सा भयभीत है और सुरक्षा की मांग कर रहा है। एमपी में अब एनकाउंटर पॉलिटिक्स, विकास दुबे के मसले को लेकर अब पॉलिटिक्स होना शुरू हो चुकी है। विकास दुबे एनकाउंटर में एक राह पर उमा भारती और दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं। उमा भारती के 3 सवालों का दिग्विजय सिंह ने समर्थन किया है। बीजेपी में उनके सवालों का जवाब कोई नहीं देगा, ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। उमा भारती ने एनकाउंटर के बाद 3 सवालों को रहस्य बताया था और उन 3 सवालों को लेकर जब हम भी लगातार चर्चा कर रहे थे तो फिर यही बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कांग्रेस इसे कैश करेगी। उमा भारती के कौन कौन से वो 3 सवाल थे? पहला, विकास दुबे उज्जैन तक कैसे पहुंचा? दूसरा, वह महाकाल परिसर में कितने देर रहा? उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा दिया गया था, उसे कोई भी पहचान लेता तो इसको पहचाने जाने में इतना समय कैसे लग गया? ये 3 महत्वपूर्ण सवाल उमा भारती ने उठाए और फिर उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सीएम और गृह मंत्री से वो खुद बातचीत करेंगी। अब उस ट्वीट को कैश करने का काम दिग्विजय सिंह ने किया है और उसे लेकर उन्होंने एक और कमेंट किया है और कहा है कि इसके जवाब बीजेपी में देने वाला कोई नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, जिस बात का अब कहीं ना कहीं अब संशय था और जिस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि हां बीजेपी के इस ट्वीट को, यानी कि उमा भारती के इस ट्वीट को कांग्रेस जरूर कैश करेगी और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है और इससे पहले भी जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिरकार एनकाउंटर जब हुआ उसके बाद
कुछ सवाल ऐसे हैं कि वो उज्जैन कैसे पहुंचा विकास दुबे, क्या वजह थी, किन रास्तों से पहुंचा, उसे अरेस्ट किया गया या उसने सरेंडर किया। तो ये सवाल जब तक कांग्रेस के नेता पूछ रहे थे, दिग्विजय सिंह पूछ रहे थे, पीसी शर्मा पूछ रहे थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन खुद अगर बीजेपी के ही कोई नेता इस तरीके के सवाल खड़े करने लगे और उठाने लगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। और हुआ भी वैसा ही जब उमा भारती ने कल ट्वीट किया। हालांकि उन्होंने एनकाउंटर को सही बताया, लेकिन साथ ही साथ में 3 सवाल खड़े कर दिए जो सीधे तौर से मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। यानी कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को तो क्लीन चिट दे दी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने सवाल पूछ लिए कि 3 सवालों के जवाब मिलने चाहिए। और वो सवाल जैसा कि आपने बताया भी कि वो उज्जैन कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, ये सारी बातें हैं। और उनको लेकर उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि वो शिवराज सिंह चौहान से सवाल करेंगे। तो निश्चित ही दिग्विजय सिंह को यही वजह है कि अब बोलने का मौका मिला है। इसको लेकर बीजेपी के भी नेताओं से सवाल किए गए थे, लेकिन उमा भारती दरअसल जिस कद की नेता हैं उनके खिलाफ बीजेपी में शायद कोई बोलने वाला अभी की स्थिति में ना हो या उन सवालों को टाल रहा हो। लेकिन दिग्विजय सिंह को उनका समर्थन करने में कोई परेशानी नहीं है और हुआ भी वैसा ही है। उन्होंने कह दिया है सीधे तौर पर कि बीजेपी में कोई ऐसा है ही नहीं जो उमा भारती के 3 सवालों के जवाब दे सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिना विभाग के मंत्रियों ने रिकॉर्ड बना दिया है। 10 दिन बाद भी बिना विभाग के शिवराज के 28 मंत्री। शिवराज मंत्रिमंडल में अब तक नहीं हो पाया है विभागों का बंटवारा। तो 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। सिंधिया शिवराज में विभागों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर बताई जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व पर अब अंतिम फैसला छोड़ दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करे कि आखिर किसे कौन सा विभाग देना है। लेकिन अब ये नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस घेरने का प्रयास भी कर रही है। तो हमारे सहयोगी शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, एक के बाद एक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तो कायम होते जा रहे हैं। कांग्रेस भी इसको लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस अगर सवाल खड़े ना भी करे एक बार को, मान लीजिए, क्योंकि वो तो विपक्ष में है, उनका दायित्व तो बनता है सवाल खड़े करना, लेकिन अगर वो सवाल ना भी खड़े करें एक बार को कांग्रेस को यहां किनारे कर देते हैं, तब भी क्या 10 दिन का वक्त लग जाना चाहिए। मंत्रिमंडल के जो नाम शामिल किए गए हैं 28 मंत्री हैं। कितनी बड़ी बात है कि 28 मंत्रियों में विभागों का बंटवारा ना हो पाए 10 दिन के अंदर तक, तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और स्वाभाविक सी बात है ये सवाल खड़े होना। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार करने में भी 3 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। तब चलो एक बात ये था कि कोविड की स्थितियां थी, कोरोना की स्थितियां थी, इस वजह से बहुत सारी पाबंदियां लगी थी, इस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन अब आखिरकार ऐसी कौन सी परेशानी है, ऐसी कौन सी समस्या है जिसको लेकर विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 दिन तक दिल्ली दौरे पर रहे। दिल्ली से जब लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि वो अभी वर्कआउट करेंगे। उस वर्कआउट को भी कम से कम 4 दिन का वक्त बीत चुका है। तो फिर ऐसा कौन सा वर्कआउट है जो आउट ही नहीं हो पा रहा है, सिर्फ उस पर वर्क ही वर्क हो रहा है। तो ये सवाल है, स्वाभाविक सी बात है सवाल खड़े होना। 10 दिन बीत चुके हैं, 28 मंत्री हैं, बिना विभागों के काम चल रहा है। इतने सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत है प्रदेश को विभागों के कामकाज की समीक्षा करने की, उनके बेहतर तरीके से संचालन की, क्योंकि आने वाले वक्त में उपचुनाव है। सियासी तौर पर देखें तो बीजेपी के लिए भी ये महत्वपूर्ण बात है कि जो मंत्री हैं वो अपने काम में जुट जाएं, क्योंकि 14 मंत्री तो ऐसे हैं जिन्हें चुनाव लड़ना है आने वाले वक्त में। तो इस देरी के पीछे की आखिरकार वजह क्या है? क्या सिर्फ वाकई में कोई विवाद है या इसके पीछे की बीजेपी की कोई और भी प्लानिंग है? क्योंकि संभावित जो चुनाव हैं वो उपचुनाव का जो वक्त म्याद है वो सितंबर में हो रही है। तो जुलाई का आधा महीना निकल चुका है। सिर्फ 1.5 महीने में ही ये जो मंत्री बने हैं वो कितना अपना कैंपेनिंग कर पाएंगे? क्या सितंबर में चुनाव हो भी पाएंगे या टलेंगे? अभी ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं मंत्रिमंडल में जो विभागों का बंटवारा है उसको न हो पाने को लेकर। लेकिन बड़ी बात यही बताई जा रही है कि सिंधिया समर्थक जो हैं और बीजेपी के जो मंत्री हैं उनमें विभागों को लेकर सामंजस्य नहीं हो पा रहा है।
पेच जो है मलाईदार पदों पर फंसा हुआ है, ऐसे कांग्रेस के आरोप लग रहे हैं। और अगर ये समाधान नहीं हो पा रहा है तो फिर निश्चित तौर पर ये जो आरोप है वो कहीं ना कहीं मजबूत होते हैं। इनका जवाब अब सिर्फ तभी मिल सकता है जब मंत्रियों को विभागों के बंटवारे हो जाएं। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूं कि और अब देखना भी यही है, इंतजार भी इसी बात का है कि सभी को क्या आखिर कब तक का यह फैसला हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर चंबल दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम शिवराज आज ग्वालियर मुरैना के दौरे पर जा रहे हैं। कोरोना की रोकथाम को लेकर वे बैठक करेंगे, मंथन करेंगे। मुरैना में बैठक होगी। ग्वालियर चंबल में होने वाले उपचुनाव के लिहाज से भी यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे ज्यादा 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में हैं। ग्वालियर में कोविड अस्पताल का वो जायजा भी लेंगे। स्मार्ट सिटी कमांड सेंटर का भी निरीक्षण करने के लिए सीएम जाने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है और इस दौरे के दौरान कई बैठकें होंगी, कई नेताओं से मुलाकात होगी और काफी महत्वपूर्ण और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, समीक्षा बैठकें, निरीक्षण, इसके अतिरिक्त राजनीतिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण दौरा और क्या राजनीतिक मुलाकातें और बैठकें भी होंगी? देखिए, राजनीतिक लिहाज से वैसे ये दौरा है तो नहीं, लेकिन जब उपचुनाव होना है और सरकार वहां जा रही है तो फिर इसके मायने जरूर राजनीतिक तौर पर निकाले जाएंगे, क्योंकि अधिकृत तौर पर जो कार्यक्रम जारी किया गया है उसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जैसा कि आप बता भी रहे थे, जो कार्यक्रम है वो कोविड की जो समीक्षा है वो करेंगे। न केवल ग्वालियर में करेंगे बल्कि मुरैना में भी करेंगे। उसके बाद में उनकी जो, जैसा कि आपने कहा, कमांड सेंटर का वो निरीक्षण करने जाएंगे और जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हैं उन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स के साथ में उनकी ग्वालियर में भी बैठक होगी और मुरैना में भी बैठक होगी। ये बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो कोरोना के मरीज हैं उनकी संख्या इन दो जिलों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। कल तो अकेले मुरैना में 100 से ज्यादा मरीज आ गए थे और कुछ लगभग ऐसी ही स्थिति, 100 से कम कुछ मरीज थे, वो ग्वालियर को लेकर थी। तो सरकार ने वहां जाने का फैसला किया है। ये जो फैसला है ग्वालियर से एक दिन मुख्यमंत्री का दफ्तर चलने का, वो उपचुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक मैसेज देना चाहते हैं, सरकारी मैसेज देना चाहती है कि उस इलाके को लेकर वो गंभीर है। और जब सरकार वहां पर जाती है तो निश्चित तौर पर राजनीतिक बातें होती ही हैं, जनप्रतिनिधियों से भी उनकी मुलाकात है और जनता को भी ये मैसेज देने की कोशिश है कि अगर कोई परिस्थिति खराब है कोरोना को लेकर तो सरकार फिर उनके साथ है और उन्हीं के पास है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक महत्वपूर्ण दौरा ये कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण माना भी जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता आज महाकाल मंदिर में शंख द्वार का शुद्धिकरण करने वाले हैं। शंख द्वार से गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी। शुद्धिकरण को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया है। उनका कहना है कि धार्मिक स्थलों को अपराधियों से दूर रखने के लिए शुद्धिकरण किया जाएगा। महाकाल मंदिर का वो शंख द्वार जहां दुर्दांत अपराधी हत्यारे विकास दुबे को शिवराज की सरकार ने जानबूझ करके सरेंडर करवाया, समर्पण करवाया एक प्लानिंग के तहत। वो पवित्र मंदिर जहां हजारों लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, एक दुर्दांत अपराधी को वहां पे योजनाबद्ध तरीके से समर्पण कराना हमारे धर्म को आघात लगा है। उस शंख द्वार को कल तमाम कांग्रेस के जन गंगा जल से उसका शुद्धिकरण करेंगे ताकि अपराधियों की छाया, अपराध की छाया हमारे धर्म के आड़े ना आए और हमारा वो पवित्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस के टारगेट पर भीतरघाती बीजेपी से जुड़े कांग्रेस पदाधिकारियों की सूची तैयार हो रही है। हर एक पदाधिकारी का फीडबैक लिया जा रहा है। प्रभावी पदाधिकारियों को चुनाव में जिम्मेदारी मिलेगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को चुनाव से दूर रखा जाएगा। 18 विभाग, 4 मोर्चा और प्रकोष्ठ से जुड़े हुए पदाधिकारियों के प्रभावी होने की पड़ताल की जा रही है। समन्वय के लिए नियुक्त कोऑर्डिनेटर अर्चना जायसवाल को बनाया गया है और ये तमाम व्यवस्थाएं होंगी कि आखिर किसी भी तरह से कोई भीतरघाती चुनाव में सक्रिय न हो जाए। आज उन सब लोगों की बैठक
सतत रोज यहाँ चल रही है और वो अपने अपने क्षेत्रों में जाके कांग्रेस की रीति नीतियों को और कांग्रेस को क्यों चुने और इस बार राजनीति में ये धोखा देने वाले जो लोग हैं, गद्दार हैं, इनको आईना दिखाया जाए। सर मैडम, पहचान भी हो रही है कि किस तरीके से कौन? देखिए, बिल्कुल हमको जो लिस्ट मिल रही है वो तो लिस्ट है, वो पेपर की लिस्ट है, परंतु उसको जमीन पे वो कितने प्रभावी हैं उनका पूरा आकलन किया जा रहा है। 1-to-1 कार्यकर्ताओं से मिला जा रहा है और सभी जगह जो है वहाँ पर चाक चौबंद किया जा रहा है कि जो उन्होंने लिस्ट दी है वो लोग उनको क्या काम करना है ये भी बताया जा रहा है। सेंट्रली कंटेंट को डेवलप करके उनको डिलीवर भी करा जा रहा है कि वो पता है कि ये कैसे गद्दार लोग हैं जिन्हें चुनी हुई 5 साल की सरकार को 1.5 साल में गिरा दिया। ये सिर्फ जनता के कामों के लिए नहीं आए, इनको सिर्फ सत्ता की भूख है, इसीलिए आए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यही वजह है कि अब उपचुनाव के लिए भी बड़ा सोच समझकर कदम रखा जा रहा है कि कौन भीतरघाती है, कौन पक्का कांग्रेसी है, इसकी जांच पड़ताल पहले कर ली जाए। बिल्कुल, देखिए इस उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है और यही कारण है कि जितने भी पार्टी पदाधिकारी हैं, चाहे वो विभागों से जुड़े हुए हों, मोर्चा या प्रकोष्ठों से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उनकी क्या रोल इस बार चुनाव में होगा, कौन प्रभावी होगा और कौन बीजेपी के संपर्क में, क्योंकि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत जिन पूर्व विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का काम किया है, उसके बाद बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में चले गए। लेकिन बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं यही वजह है कि कांग्रेस अब इसको लेकर किसी भी तरह की रिस्क लेती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर ग्वालियर से। यूपी पुलिस कर्मियों की हत्या का मामला। यूपी पुलिस ने ग्वालियर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के चौबेपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपियों को मदद करने का आरोप है। हत्याकांड के आरोपी शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को अपने घर में पनाह दी थी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि कानपुर हत्याकांड मामले में पुलिसकर्मियों की जो हत्या की गई थी, उस मामले में यूपी पुलिस ने ग्वालियर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ओम प्रकाश पांडे और अनिल पांडे, इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर की चौबेपुर पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपियों को मदद करने का आरोप इन दोनों पर लगा हुआ है और इसी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड के आरोपी शशिकांत पांडे और शिवम दुबे को अपने घर में पनाह देने का काम इन 2 शख्स ने किया था ग्वालियर के, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जिस तरह की चर्चाएं लगातार चल रही थी कि इस पूरे हत्याकांड का मध्य प्रदेश कनेक्शन भी हो सकता है, वो अब लगातार ओपन होता दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक परतें खुलती चली जा रही है कि आखिर इस हत्याकांड का मध्य प्रदेश से किस तरह का कनेक्शन है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस हत्याकांड में आरोपियों की मदद करने का काम किया है। अब उनकी पतासाजी और उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। आगे करते हैं खबर रायपुर से। आज ऑनलाइन वर्चुअल नेशनल लोक अदालत शुरू होने जा रही है। 200 से अधिक जजों की खंडपीठ एक साथ सुनवाई करेगी। रायपुर जिले में 24 जजों की खंडपीठ सुनवाई करेगी। रायपुर में 900, राज्य में 3500 से ज्यादा मामले की सुनवाई होनी है। सुबह 10:30 बजे बिलासपुर से लोक अदालत का शुभारंभ होगा। पहली बार वर्चुअल लोक अदालत के जरिए सुनवाई होने जा रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, क्या ताजा जानकारी, किस तरह की तैयारियां पहली वर्चुअल लोक अदालत को लेकर? जी देखिए, ये वर्चुअल पहली नेशनल लोक अदालत है जिसके माध्यम से अगर हम बात करें पूरे प्रदेश में लगभग 200 जजों के खंडपीठ है, वो पूरे मामले की सुनवाई करेंगे
और रायपुर जिले में 900 ऐसे प्रकरण है जिसकी वर्चुअल जो है उसके माध्यम से सुनवाई होगी। यहाँ पर जो है 24 जो जज के खंडपीठ है वो पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। इसको लेकर के व्यापक तैयारी की गई है। जिस तरह से कोविड-19 का फैलाव लगातार बढ़ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं की गई है। और तमाम जो प्रकरण है लगभग 3500 ऐसे प्रकरण है जिसकी सुनवाई होगी वर्चुअल नेशनल लोक अदालत के माध्यम से। तो इसे जो पक्षकार हैं उन्हें बड़ा राहत मिलेगा, क्योंकि इस तरह के बीते लंबे समय से जो है न्यायालयीन प्रक्रिया कोविड-19 संक्रमण को लेकर के एक तरह से ठप पड़ा हुआ है। तो ऐसे में न्याय मिल पाएगा लोगों को और जिस तरह से समझौते भी होंगे तो प्रकरण की समाप्ति होगी। इसको लेकर के व्यापक तैयारियां जो है की गई है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया युगल इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।